वेलकम टू शुक्ला पॉइंट दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला पॉइंट में। और मैं शिवम शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे, मॉडल पेपर है इसका नया सिलेबस और नया जो है सत्र चालू हुआ है, इसके अकॉर्डिंग मैं ये वीडियो बनाने जा रहा हूँ। और ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये बीए थर्ड ईयर का है। अगर जो हमारे जो है स्टूडेंट्स जो सेकेंड ईयर में थे, इस साल बीए सेकेंड ईयर की परीक्षा की तैयारी कर रहे थे, अब उनको जो है अगर थर्ड ईयर में हो जाएंगे, अगर वो जियोग्राफी चूज करते हैं, जियोग्राफी मतलब उनका सब्जेक्ट है, तो अगर जियोग्राफी बीए थर्ड ईयर में पढ़ना चाहते हैं तो दोस्तों उसका ये मॉडल पेपर है। और इस वीडियो के अंतर्गत ये उनको जानने को मिलेगा कि आखिरकार बीए थर्ड ईयर में किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो बीए सेकेंड ईयर वाले जितने भी स्टूडेंट हैं इस वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि आपके लिए ही ये है। ठीक, तो बीए थर्ड ईयर का ये मॉडल पेपर है 2020-21 का। दोस्तों ध्यान रखिएगा किस सब्जेक्ट का है, तो भूगोल का है। और इससे पहले वाला जो मॉडल पेपर था, जो फर्स्ट पेपर था, और ये बात ध्यान रखिएगा, जो बीए थर्ड ईयर का पेपर होता है दोस्तों, वो जो है बहुत दूसरी तरीके से होता है। आप जैसे सेकेंड ईयर में थे उस प्रकार का पेपर नहीं होगा। अब जो आपका प्रश्न पत्र होगा वो जो है उसमें तीन खंडों में डिवाइड होगा। जैसे कि पहला होगा प्रथम प्रश्न पत्र में भौगोलिक विचारधारा आप पढ़ते हैं, और द्वितीय प्रश्न पत्र में पर्यावरणीय अध्ययन पढ़ते हैं, और तृतीय प्रश्न पत्र में जो है आप पढ़ते हो, तृतीय प्रश्न पत्र के अंतर्गत आपको तीन जो है खंड पढ़ने होते हैं, दक्षिण पश्चिम एशिया, उसके बाद में दक्षिण पूर्वी एशिया और सुदूर पूर्व एशिया। तो जो पहला वीडियो हमने डाला था, वो हमने पहला वीडियो डाला था भौगोलिक विचारधारा पर, प्रथम प्रश्न पत्र का था, जिसमें हमने उसके मॉडल पेपर की चर्चा की थी। तो दोस्तों आज की वीडियो में हम लोग किस चीज़ की चर्चा करेंगे, तो आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे पर्यावरणीय अध्ययन पर, मतलब जो द्वितीय प्रश्न पत्र होता है भूगोल का। क्योंकि जब आप जो है थर्ड ईयर में जाते हो तो एक सब्जेक्ट, मान लिया फर्स्ट ईयर में आपको 3 सब्जेक्ट लेने होते हैं, 3 सब्जेक्ट में आप सेकेंड ईयर जाते हो, सेकेंड ईयर में 3 के तीनों सब्जेक्ट वही पढ़ने पड़ते हैं। और जब थर्ड ईयर में ठीक, तो उसके स्थान पर जो इसका तृतीय तीन प्रश्न पत्र होते हैं, तीनों में जो है वो मतलब एकदम कैटेगराइज हो जाता है कि आप लिए हो या नहीं लिए हो, और उस सब में जो है परीक्षा प्रश्न पत्र जो है बढ़ जाते हैं इनमें। तो वही द्वितीय प्रश्न पत्र में तो कोई नहीं बढ़ेगा, लेकिन जो तृतीय प्रश्न पत्र होगा वो स्वयं में 3 खंडों में डिवाइड होगा। ये 3 खंड तो ये अलग से ही हैं। तो कुल मिलाकर के आपको बीए थर्ड ईयर में मैं बात करूं तो बीए थर्ड ईयर की परीक्षा में दोस्तों ध्यान से समझिएगा, क्योंकि मतलब अभी आप नए नए हो तो आपको समझना अति आवश्यक है। तो बीए थर्ड ईयर में कुल मिलाकर के कितने पेपर होंगे, तो कितने पेपर होंगे दोस्तों, देखिए पहला पेपर होगा भौगोलिक विचारधारा का प्रथम प्रश्न पत्र, 1 हो गया। दूसरा होगा द्वितीय प्रश्न पत्र पर्यावरण अध्ययन, 2 हो गया। तीसरा आपको देना होगा दक्षिण पश्चिम एशिया, 3। चौथा आपको होगा जो है दक्षिण पूर्वी एशिया, 4। और 5वां आपको देगा सुदूर पूर्व एशिया। तो 5 जो है प्रश्न पत्र आपको देने होंगे दोस्तों, तो ध्यान रखिएगा। और 5 प्रश्न पत्र आपको इसमें देने होंगे, किसमें, तो बीए से थर्ड ईयर के ज्योग्राफी में, और 5 जो है, और अगर आप दूसरा सब्जेक्ट कोई लेंगे तो उसमें भी इसी तरीके से आपको मिलेगा। तो कुल मिलाकर के बीए थर्ड ईयर में 10 परीक्षाएं होंगी आपकी। ठीक, तो ध्यान रखिएगा इस बात को। तो ये बात क्लियर हुई। अब हम बात करते हैं पर्यावरणीय अध्ययन दोस्तों, कि पर्यावरणीय अध्ययन के अंतर्गत हम लोग क्या क्या पढ़ते हैं, किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, कितने खंडों में जो है डिवाइड होता है ये प्रश्न पत्र। मतलब जैसे कि खंड आ, खंड बा और खंड सा प्रश्नों के अकॉर्डिंग कि प्रश्न किस प्रकार से आएंगे, बहुविकल्पीय, लघु उत्तरीय, विस्तृत उत्तरीय, इनके फॉर्म में 3 खंडों में डिवाइड होता है पेपर। और दोस्तों सेकंड पेपर है पर्यावरणीय अध्ययन का। ठीक है दोस्तों, और आइए बात करते हैं हम। तो देखिए दोस्तों पहला प्रश्न आपके सामने प्रस्तुत है। तो द्वितीय प्रश्न पत्र पर्यावरणीय अध्ययन कुछ इस प्रकार से लिखा रहेगा, ऊपर वाला जो सीट पूरा लिखा मिलेगा उससे कोई मतलब नहीं। लेकिन आगे जब प्रश्न पत्र के एकदम से अकॉर्डिंग, मतलब प्रश्न पत्र के एकदम से नज़दीक पहुंचोगे, जहां पे प्रश्न आपको मिलना शुरू हो जाएंगे, उस समय नोट करके लिखा होता है सभी खंडों के उत्तर निर्देशानुसार दीजिए। मतलब आपको निर्देश पढ़ना है कि किस प्रकार से प्रश्न पत्र किस प्रकार के प्रश्नों के उत्तर कितने शब्दों में देने हैं, और उसके लिए कितने अंक निर्धारित हैं। ठीक, ये सारी चीज़ें देख लेनी है आपको। नोट, अब यहाँ पे दिया गया अब खंड आ,
तो ये सभी खंड ये इसलिए बोला क्योंकि खंड आ और बा और सा 3 खंडों में पेपर डिवाइड है। तो खंड आ के लिए निर्देश क्या है, यहाँ पे भी निर्देश दिया गया है कि सभी प्रश्नों के उत्तर देना है इसके, और प्रत्येक प्रश्न का उत्तर लगभग 50 शब्दों में होना चाहिए। ठीक, तो ये बात ध्यान रखिएगा दोस्तों, 50 शब्दों में आपको उत्तर देना है। और एक एक थोड़ा बहुत ज़्यादा बड़ी बड़ी टॉपिक नहीं है ये, मतलब ज़्यादा बड़े बड़े टॉपिक नहीं, छोटे छोटे टॉपिक हैं। जैसे कि पूछा गया भौतिक वातावरण पर आपको 50 शब्दों में भौतिक वातावरण को समझा देना है। ठीक, मतलब फिजिकल इन्वायरमेंट को आपको समझा देना है कितने शब्दों में, 50 शब्दों में। दूसरा दोस्तों आपको जैव विविधता, इसको बता देना है 50 शब्दों में। तो ये सारे के सारे मैं बताऊंगा दोस्तों कि भौतिक वातावरण क्या है, जैव विविधता क्या है, स्वपेशी क्या, कार्बन चक्र क्या, मरुस्थलीकरण क्या, ओजोन क्षरण क्या है, सांस्कृतिक पर्यावरण क्या है, ठोस अपशिष्ट क्या है, नर्मदा घाटी परियोजना क्या है, वन्यजीव संरक्षण क्या है, ये सारी चीज़ें क्या है, इन सभी को मैं बताऊँगा। लेकिन अभी मैं ये आपको ये अवगत करवा रहा हूँ कि किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, किस श्रेणी में आते हैं, किस तरीके से आते हैं, मतलब उसका क्रम कैसा होता है, वो मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। इसको देखिएगा तो ये मॉडल है एक प्रकार से आपके प्रश्नों का कि इस प्रकार से प्रश्न पत्र आएंगे। और हालांकि आप जो है आप सेकेंड ईयर अगर क्रॉस कर चुके होंगे, अब वैसे भी जो परीक्षाओं को लेकर के थोड़ा सुनी मतलब ये बहुत सारी न्यूज़ चल रही थी, तो अब कुल मिलाकर के आपको प्रमोट ही कर दिया गया है, सीधे नया सत्र जारी कर दिया गया है और नया सत्र जो है अब चालू किया जाएगा दोस्तों। ठीक, तो ध्यान रखिएगा इस बात को, नया सत्र जो है अब चालू हो गया है, अब आपको पास कर दिया जाएगा, पूर्ण रूप से परीक्षा आपको नहीं देनी, जो परीक्षा छूट गई, यूपी की मैं बात कर रहा हूँ। तो दोस्तों स्वापोशी, इस पे 50 शब्दों में आपको लिखना है। और दोस्तों ध्यान दीजिएगा, खंड आ में 10 प्रश्न आते हैं और 10 के 10 प्रश्नों को आपको लिखना होता है, 50-50 शब्दों में लिखना होता है। कुल मिलाकर के 500 शब्दों का ये प्रश्न होता है, मतलब खंड आ का पहला प्रश्न। और पहले प्रश्न के अंतर्गत बहुत उप प्रश्न। ठीक, तो भौतिक वातावरण पे चर्चा करनी थी, जैव विविधता, स्वपोषी, कार्बन चक्र पे आपको जो है बता देना है 50 शब्दों में, कार्बन चक्र क्या है, मरुस्थलीकरण क्या है, ओजोन क्षरण मतलब ओजोन किस प्रकार से ओजोन परत का क्षरण हो रहा है, मतलब ओजोन परत की हानि हो रही है। ओजोन परत दोस्तों एक ऐसी परत है वायुमंडल में स्थित कि जब वायुमंडल का अगर लेक्चर आपने नहीं देखा तो वो वायुमंडल का लेक्चर जो है हमारे चैनल पे पड़ा हुआ है, उसको देख लीजिएगा इसी चैनल पे शुक्ला आईटी पॉइंट पे। ठीक, तो वायुमंडल में एक ओजोन क्षरण, ओजोन परत है जो कि सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों को क्या करती है, अवशोषित कर लेती है और कुछ किरणों को जो है परावर्तित कर देती है। और क्या हुआ, जब मानव ने यहाँ पे जो है बहुत सारे क्या किए हैं, मानव के द्वारा बहुत प्रकार से प्रदूषण किए गए पृथ्वी पर, जिसके द्वारा क्या हुआ है, प्रदूषण से जो हानिकारक गैसें थी उन्होंने ओजोन में छिद्र कर दिया है। तो ऑस्ट्रेलिया के ऊपर कुछ छिद्र दिखाई पड़ा था। ठीक, तो वहाँ पे जो है ऑस्ट्रेलिया अंटार्कटिका के ऊपर ऐसे कुछ छिद्र है, वो देख लीजिएगा आप। ठीक, तो वहाँ पे छिद्र हो गया है, तो वही पूछ रहा है यहाँ पे कि ओजोन क्षरण पे आपको बता देना है कि किस प्रकार से क्षरण हो रहा है। हालांकि मैं बताऊंगा नहीं यहाँ पे सारी चीज़ें, क्योंकि मैं यहाँ पे केवल प्रश्नों से अवगत कराना चाहता हूँ। और ध्यान रखिएगा ये सारे प्रश्न जो हैं इंपॉर्टेंट है। इसके बाद की सीरीज जो होगी अपने शुक्ला आईटी पॉइंट पे, उस पर मैं जो है क्या करवाऊँगा, BA थर्ड ईयर से संबंधित जियोग्राफी के प्रश्न करवाऊँगा सीधे। ठीक, तो ध्यान रखिएगा इस बात को, सीधे प्रश्न होंगे। अब ओजोन क्षरण, सांस्कृतिक पर्यावरण क्या है दोस्तों, इस पे भी आपको बताना था। उसके अंदर साथ साथ नीचे यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा ठोस अपशिष्ट। ठीक, तो इन सभी पे चर्चा करनी थी। अगला देखते हैं थोड़ा, अगला है दोस्तों नर्मदा नदी घाटी परियोजना पर जो है आपको लिखना है 50 शब्दों में, और वन्यजीव संरक्षण से आप क्या समझते हो इसको बता देना है। अब बात करते हैं खंड बा में। तो खंड बा की जो है जो दोस्तों जो है यहाँ पे अब ये खंड बा आ गया, और सभी प्रश्न के उत्तर देना है। उत्तर दीजिए, प्रत्येक प्रश्न का उत्तर लगभग 200 शब्दों में देना है आपको। ठीक है दोस्तों, और ध्यान रखिएगा 5 प्रश्न लगभग इसमें पूछे जाएंगे। ठीक, तो 5 प्रश्नों के उत्तर देने होते हैं, और प्रत्येक प्रश्न के उत्तर मतलब 2 प्रश्न दिए होंगे और एक उनमें से एक ही करना होता है, जैसे अथवा करके दिया होगा। ठीक, देखिए दूसरा प्रश्न है दोस्तों कि भौगोलिक अध्ययनों में पर्यावरण के महत्व का वर्णन कीजिए। अथवा अगर आप भौगोलिक अध्ययनों में पर्यावरण के महत्व का वर्णन नहीं करने में सक्षम है तो आप अथवा करके जो प्रश्न दिया है इसको कर सकते हो। पर्यावरणीय शिक्षा के महत्व का वर्णन कर देना है। ठीक, तो ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न दोस्तों कि भूमंडलीय ताप वृद्धि के कारणों को स्पष्ट कीजिए, अथवा भारत में खाद्यान्न सुरक्षा के महत्व को स्पष्ट कीजिए। ये प्रश्न दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण है और ये प्रश्न पूछे जा सकते हैं 2021 की परीक्षा में, 2021 की। तो ध्यान रखिएगा इस प्रश्न को, कहीं पे आपको मिले बुक वगैरह में आपकी, अगर अभी तो लॉन्च ही नहीं हुई होगी वो आपकी जो सीरीज है, अगर लॉन्च होती तो आप सीरीज ले लीजिएगा, उसमें ये प्रश्न मिल जाएंगे। नहीं तो आप हमारे चैनल पे बने रहिए
और अपने बहुत सारे जो कॉलेज फ्रेंड हैं उन सभी को हमारे चैनल पे आने की रिक्वेस्ट कीजिए हमारी तरफ से। और उसके बाद में ज़्यादा से ज़्यादा जब रिक्वायरमेंट आएगी तो मैं इन सभी प्रश्नों को अपने चैनल पे करवा दूंगा। ठीक, जिस हिसाब से आप बोलोगे कि सर बोर्ड पे करवाना है या फिर इसी प्रकार से स्लाइड वाइज आपके सामने जो है ये स्लाइड आती रहे और आप जो है उसमें से नोट्स भी बना सको। अगर आपको यहाँ पे नहीं समझ में आता है कोई, अगर मान लिया थ्योरेटिकल सिस्टम है या फिर ग्राफ बनाना है, तो मैं उसको बोर्ड पे आपको समझा दूंगा। ठीक, जिस प्रकार से आपको बेटर लगे वो मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। और वीडियो पसंद आती है दोस्तों तो लाइक ज़रूर कर दीजिए, क्योंकि लाइक अगर आप देते हो तो दोस्तों जो है हमें वीडियो बनाने का में अच्छा लगता है और मैं सोचता हूँ कि अच्छी से अच्छी वीडियो जो है आप तक पहुँचाने का प्रयास करूँ मैं। ठीक, और अगर भूमंडलीय ताप वृद्धि के कारणों को आप स्पष्ट नहीं करते हो तो आप भारत में खाद्यान्न सुरक्षा के महत्व को स्पष्ट कर सकते हो। अगला प्रश्न दोस्तों, निर्वनीकरण के कारणों का पर प्रकाश डालना है, मतलब उसके जितने भी कारण हैं उसको लिख देना, कारण का थोड़ा थोड़ा जो है उसमें और लिख देना, हेडिंग में 2 लाइन और लिख देनी है। ठीक, अथवा भारत में नगरीकरण की प्रवृत्तियों के बढ़ने के क्या कारण है। भारत में नगरीकरण की प्रवृत्तियों के बढ़ने के क्या कारण है, तो औद्योगिकरण जो है वो नगरीकरण के बढ़ने के कारण है, और साथ ही साथ बेरोजगारी जो है ये भी है, क्योंकि बेरोजगार व्यक्ति अक्सर जो है फैक्ट्रियों के किनारे जाता है, वहीं पे बस जाता है और जाकर के क्या होता है वहाँ पे नगरीकरण होना शुरू हो जाता है। नगरीकरण मीन्स वहाँ पे लोगों का जमावड़ा इकट्ठा होना, बहुत सारे लोग इकट्ठा हो जाए वहाँ पे। जैसे कि मान लिया ये एक मिनट समझा देता हूँ आपको कि नगरीकरण क्या है और किस प्रकार से भारत में नगरीकरण बढ़ रहा है। अब ये कोई मैदान है और यहाँ पे कोई व्यक्ति नहीं रह रहा है, अब ये एकदम से पड़ा है, एकदम वीरान। अब यहाँ पे क्या होता है, कोई कंपनी का मालिक या फिर कोई ओनर आता है, वो क्या करता है, वो कंपनी का मालिक आता है यहाँ पे, और वो मालिक क्या करता है, यहाँ पे एक फैक्ट्री जो है डेवलप कर देता है, एक फैक्ट्री यहाँ पे खुलवा देता है। और उस मालिक के पास फैक्ट्री में मजदूर अभी नहीं है, और वो क्या करेगा इसके बाद में, वो इसके अकॉर्डिंग अब पर्चे छपवाएगा, उसके बाद में ऐड देगा टीवी वगैरह पे, बहुत सारे जगह पे ऐड दे देगा और पर्चे छपवाएगा कि जो है हमें जो है बच्चों की आवश्यकता है, हमें उसकी आवश्यकता है। ठीक, तो वो बुलवाएगा उनको। तो क्या होगा, तो जो गांव के लोग, मान लिया यहाँ पे गांव है, यहाँ पे गांव है, ठीक, इधर कोई गांव है, इधर कोई गांव है, या फिर अलग अलग तरीके से गांव है, या फिर बहुत विरल आबादी बसी हुई है। ठीक, तो क्या होगा, ये गांव के लोग क्या सोचेंगे, अब इधर को मतलब इधर थोड़े नज़दीक ही नहीं, बहुत दूर बसे हुए हैं, मान लिया 200 किलोमीटर इधर, 200 किलोमीटर इधर, 200 किलोमीटर इधर, 200 किलोमीटर इधर, या फिर इधर 200 मतलब इस तरीके से मान लो 200 ही नहीं, कुछ भी मान सकते हो आप, थोड़ी दूरी हो। ठीक, कि नगरीकरण किस प्रकार से हो, यहाँ पे कोई व्यक्ति नहीं रहा, मान लिया कि थार के मरुस्थल की मैं बात कर रहा हूँ, लेकिन थार के मरुस्थल में कोई फैक्ट्री नहीं लगाएगा, क्योंकि वहाँ पे अनुकूल भौगोलिक परिस्थितियाँ नहीं हैं। और अनुकूल भौगोलिक परिस्थितियाँ दोस्तों जब तक नहीं होंगी तब तक फैक्ट्री उसकी नहीं चलेगी, फैक्ट्री घाटे में जाएगी। ठीक, तो ये बात भी ध्यान रखना पड़ेगा आपको कि कहाँ पे फैक्ट्री स्थापित की जाए, जहाँ पे अनुकूल भौगोलिक परिस्थिति हो, मार्केट थोड़ी दूर पे हो, उसके मतलब बगल में ही हो, ज़्यादा दूर ना हो, थोड़ी दूर हो वहाँ से। ठीक, और इसके बाद में बहुत सारी अनुकूल भौगोलिक परिस्थितियाँ होती हैं, वहाँ के लोग मिल जाए, मतलब सर्वशक्ति मिल जाए अच्छे तरीके से, तो क्या होगा, ये यहाँ जो गांव के लोग हैं सारे, ये सारे के सारे गांव के लोग क्या होंगे, इधर की ओर आएंगे कि हाँ फैक्ट्री आई है, फैक्ट्री में नौकरी की तलाश है, क्योंकि भारत में बेरोजगारी बहुत एकदम चरम सीमा पर है, क्योंकि भारत में बहुत बेरोजगारी, इतनी बेरोजगारी और किसी भी देश में नहीं है जितनी भारत में है, क्योंकि जनसंख्या बहुत ज़्यादा है भारत की, और उसके अकॉर्डिंग जो है यहाँ पे संसाधन नहीं है जिसके अकॉर्डिंग लोग उसको क्या करें, एफोर्ड कर सकें, उसको पा सकें। तो इस प्रकार से संसाधनों की कमी है और जनसंख्या की अधिकता है, जिससे एक जनसंख्या विस्फोट का सिद्धांत मान लिया कि जब संसाधन, मान लिया मोटरसाइकिल 2 ही है और व्यक्ति 4 हैं, तो 2 ही लोग तो चलाएंगे मोटरसाइकिल, या फिर एक चला के आएगा, फिर दूसरा खड़ी करेगा तो दूसरा फिर जाएगा, ऐसे नहीं। हर व्यक्ति के लिए अगर एक मोटरसाइकिल हो तो समय की मतलब हानि कम होगी, समय बचेगा। तो इस तरीके से होता, तो मोटरसाइकिल 4-5 हो और अगर आदमी 4-5 हो तो काम चल जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है इंडिया में। ऐसा इंडिया में 4-5 लोग हैं लेकिन साइकिल एक ही है। तो क्या होगा दोस्तों, तब ये लोग जो होंगे, जो गांव के लोग होंगे, ये इधर को आएंगे यहाँ पे बसने के लिए। पहले बसने की निस्बत से नहीं आएंगे, लेकिन पहले आएंगे किसके लिए, काम की तलाश में। और जब काम इनको इस फैक्ट्री में मिल जाएगा तो क्या सोचेंगे, अभी यहाँ से मतलब मान लिया कोई ट्रेन आती तो किराया उतना उनका लगता है, तो वो क्या करेंगे, यहीं पे बसने की सोचेंगे, तो यहाँ पे ज़मीन वगैरह लेंगे,
और क्या होगा, यहाँ पे बसना शुरू कर देंगे धीरे धीरे। अब बसना शुरू कर देंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग यही कोशिश करेंगे कि फैक्ट्री के बगल में ही बसे, ताकि जो है तुरंत उठें, तुरंत तुरंत पहुँच जाएँ। ठीक, ज़्यादा दूरी उनको ना करनी पड़े, मतलब दूरी ना तय करनी पड़े कि वहाँ तक पहुँच सकें वो फैक्ट्री तक। तो ज़्यादा से ज़्यादा सघन आबादी बसना चाहेंगे, तो इसी प्रकार से वहाँ पे लोग बसते रहेंगे। और भी एक फैक्ट्री है तो दूसरी फैक्ट्री वहाँ पे आने शुरू होगी, दूसरी कंपनी, कोई दूसरी प्रोडक्ट बनाने वाली कंपनी। तो इस प्रकार से आने कंपनियाँ आएंगी और यहाँ पे लोग बसते चले जाएंगे। इस प्रकार से यहाँ पे नगरों का विकास होता चला जाएगा, या फिर कोई शिक्षण संस्था वहाँ पे अच्छी खुल जाए तो वहाँ पे नगरीकरण होगा, या फिर इसी प्रकार से बहुत सारी चीज़ें हैं। ठीक, तो यही कारण है कि बढ़ रहा है आजकल। अगला देखते हैं दोस्तों, अगर ये नहीं लिख सकते हैं आप तो उसके बाद में वो उसके ऊपर वाला लिख सकते हो। अगला प्रश्न है कि संतृप्त विकास की संकल्पना को स्पष्ट कीजिए, अथवा अगर वो नहीं पता है आपको तो भारत में हरित क्रांति की उपलब्धियों का वर्णन कीजिए कि भारत में हरित क्रांति की से क्या उपलब्ध, ये सारी चीज़ें आप लिख सकते हो। अगला है दोस्तों कि खाद्य श्रृंखला एवं खाद्य जाल में क्या अंतर अंतर बताना है आपको। अगर ये नहीं पता है तो आप पर्यावरण पर जनसंख्या विस्फोट के कारणों का मूल्यांकन करिए, फिर उसके भाव का मूल्यांकन करिए। ठीक, तो पर्यावरण पर जनसंख्या विस्फोट के प्रभाव का मूल्यांकन करना है आपको। ठीक, तो पर्यावरण पर जनसंख्या विस्फोट के प्रभाव का मूल्यांकन आपको करना है, अगर ये सारी चीज़ें आपको पता है। अगला देखते हैं दोस्तों हम, अगला है यहाँ पे खंड सा। वहाँ पे खंड सा नीचे था इसलिए हम यहाँ पे इंक्लूड एक दूसरी स्लाइड में हमने कर रखा था, इसलिए यहाँ पे लाए। नोट इसमें क्या दिया है, किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर देना है आपको, और प्रत्येक प्रश्न का उत्तर लगभग 500 शब्दों में देना है। ठीक, तो देखिए दोस्तों यहाँ पे 5 प्रश्न होंगे, और 5 प्रश्नों में से आपको केवल 2 प्रश्न छांट लेने हैं, उन्हीं जो आपको एकदम से पता होनी है। ठीक, तो अगर 2 प्रश्न आप अच्छे तरीके से इसमें से पता है आपको, तो आप पूरा का पूरा नंबर यहाँ से उठा सकते हो। हालांकि पूरा नंबर नहीं मिलेगा, कुछ कम ही नंबर मिलेगा, लेकिन चाहे जितना अच्छा आप लिख दियो पूरा नंबर कभी नहीं मिलेगा। ठीक, तो यहाँ पे देखिए 2 प्रश्न आपको अच्छे से तरीके से पता हो, छांट लीजिए चाहे जो प्रश्न हो इनमें से। पारिस्थितिकी तंत्र से आप क्या समझते हैं, इसके जैविक एवं अजैविक घटकों का कीजिए, मतलब घटकों का क्या करना है आपको, तो घटकों का मूल्यांकन करना है। ठीक है, फिर बताना है घटकों को। अगला है दोस्तों 8वां कि पर्यावरण प्रदूषण से आप क्या समझते हैं, या फिर क्या अभिप्राय है, विभिन्न प्रकार के प्रदूषणों के लिए मानव किस प्रकार उत्तरदायी है, इसको भी बता देना है 9वां प्रश्न में। और दोस्तों ये 500 शब्दों में लिखने हैं सारे के सारे उत्तर। ठीक, राष्ट्रीय जैव विविधता नीति का मूल्यांकन कीजिए। अगला आपको लिख सकते हो, अगर ये नहीं आपको पता, भारत में प्रयुक्त पर्यावरण संरक्षण की प्रमुख नीतियों कार्यक्रमों की विवेचना करना है। और 11वां प्रश्न है कि पर्यावरणीय अवनयन के प्रमुख कारणों का उल्लेख करते हुए इसके दुष्परिणामों का वर्णन करना है। ठीक, तो ये दोस्तों इनमें से 2 ही प्रश्न करने होते हैं। ठीक, तो कुल मिलाकर आपको 10 प्रश्न जो है खंड आ से करने होते हैं, मतलब एक ही प्रश्न के अंतर्गत 10 प्रश्न होते हैं, 10 प्रश्न वो करने होते हैं। और आपको सेकंड पेपर के अंतर्गत दोस्तों आपको खंड बा के अंतर्गत, मतलब कितने प्रश्न होते हैं, तो सेक्शन बी के अंतर्गत आपको दोस्तों 5 प्रश्न करने होते हैं, और सेक्शन सी के अंतर्गत मतलब खंड सा के अंतर्गत आपको 2 प्रश्न करने होते हैं। ठीक, तो ध्यान में रख लीजिएगा ये बात, और दोस्तों इसी प्रकार से आपको करना है। ठीक, सारे के सारे उत्तर आपको नहीं लिखने हैं। और दोस्तों इसके बाद में मैं अगली वीडियो में बात करूंगा तृतीय प्रश्न पत्र का जो सेक्शन ए है उसके बारे में, कि दक्षिण पश्चिम एशिया के बारे में चर्चा करेंगे। तो दोस्तों मिलेंगे दूसरी वीडियो में, नई वीडियो में, जिसमें मैं बात करूंगा दक्षिण पश्चिम एशिया तृतीय प्रश्न पत्र खंड आ, उसके बाद में दक्षिण पूर्व एशिया, उसके बाद में खंड सा जो होगा सुदूर पूर्व एशिया। इसके बाद में सारे के इसकी जो है प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी। BA थर्ड ईयर से रिलेटेड जियोग्राफी का जो पेपर है, मॉडल पेपर है, उससे रिलेटेड आपको एक प्लेलिस्ट बना दूंगा। उस प्लेलिस्ट में सभी प्रकार की वीडियोज़ मिल जाएंगी ये सारी। उसके बाद में जब ये सारे का सारा लेक्चर समाप्त हो जाएगा, उसके बाद में एक एक प्रश्नों को मैं लूँगा, उसके बाद में करवाता चलूँगा। ठीक है, फिर मिलेंगे दोस्तों एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।